नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं हर अर्थशास्त्री। आज का मैं वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर बनाने जा रहा हूं जैसे एवरेज एज, मीडियन एज देशों की, जो कि देशों के भविष्य को आगे निर्धारित करेगी कि देश एक किस डायरेक्शन में जा रहा है पॉपुलेशन बेसिस पर। अब इंडिया यंग कंट्री है, इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड भी हम बोल सकते हैं। इस वक्त जो पॉपुलेशन है हमारी, तो उसका फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है, फ्यूचर में इंडिया का क्या बनेगा। तो एवरेज एज जो है, जिसे मीडियन एज बोलते हैं, उसका मीनिंग है कि सारी पॉपुलेशन उसकी एवरेज एज क्या आ रही है। जितनी एवरेज एज कम होगी उतना देश यंग होगा, और जितनी एवरेज एज ज़्यादा होगी उतना देश बूढ़ा होगा या बूढ़े होने की तरफ जा रहा होगा। जैसे मान लेते हैं एक बुजुर्ग 90 साल का है और एक बच्चा 1 दिन का है, तो एवरेज एज आ गई 45। अगर 2 बच्चे हैं, एक एक दिन के हैं या 1 घंटे के, कुछ भी ले लो, और एक व्यक्ति 90 साल का है, तो 3 हो गए, तो एवरेज एज आ गई 30। 30 का मतलब है कि अभी यंग है। तो इंडिया की यंग कंट्री है, तो दूसरे देशों की क्या पोजीशन बन रही है उससे रिलेटेड मैं कंपैरिजन भी करूंगा, एनालिसिस भी करूंगा। 2025 में इंडिया की एवरेज एज चल रही है 28.7, मतलब 28 साल एवरेज एज है हमारी। इसका मतलब हमारी आधी आबादी 28 साल से कम है और आधी आबादी 28 साल से ऊपर है। अब 28 साल से कम का मतलब है कि अगले 30-35 साल तक ये लोग काम करेंगे, जो आधी आबादी 28 साल से कम है। दूसरी तरफ चाइना की इस वक्त 2025 में 40 जो है एवरेज एज 40 है। इंडिया की 28 है और चाइना की 40 साल है। तो इसका मतलब चाइना की आधी आबादी 40 साल से नीचे और आधी आबादी 40 साल से ऊपर। जापान का तो बहुत बुरा हाल है, बूढ़ों का देश भी बोल सकते हैं। जापान की इस वक्त 49.8, 50%, 50 मान लीजिए कि उनकी आधी आबादी 50% उनकी आबादी 50 साल से नीचे और 50% उनकी आबादी 50 साल से ऊपर। अगर हम यूरोप को देखें, अमेरिका को देखें, तो उनका भी यही हाल है। अमेरिका यूरोप में सिर्फ अमेरिका यंग है। अमेरिका की एवरेज एज है 38.7। अगर यूके को लें तो यूके की है 40 साल। फ्रांस है 42, मतलब उसकी एवरेज एज जो है 42 है। जर्मनी है 45, और यूरोप में सबसे ज़्यादा बूढ़ा है इटली, 48 साल है उनकी एवरेज एज। अगर मैं कंपैरिजन करता हूं कि आगे 2050 में क्या होने जा रहा है, इंडिया इस वक्त 28 साल का है एवरेज एज, तो इंडिया की एज होगी 2050 में 38 में हम यंग होंगे, जो इस वक्त चाइना की पोजीशन है या अमेरिका की पोजीशन है। चाइना पहुंच जाएगा 40 से सीधा 50 साल, आधी आबादी 50 साल से ऊपर। इसका मतलब बहुत तेजी से बूढ़ा होने जा रहा है चाइना। 2025 साल के बाद 2050 में ये पोजीशन बनने जा रही है। जापान इस वक्त 49.8 साल का है, मतलब 50 साल का एवरेज एज है, और ये पहुंच जाएगा 54.7 इसकी एवरेज एज हो जाएगी। यही कारण है कि जापान की इकोनॉमी जो कभी $6 ट्रिलियन, 5-6 ट्रिलियन डॉलर को टच कर रही थी, वो नीचे आ गई है, क्योंकि बूढ़े व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है, फर्टिलिटी रेट कम होता जा रहा है, और जो काम करने वाली यंग फोर्स है, डिमांड भी कम हो रही है।
इसी तरह यूएसए इस वक्त 38 ईयर्स एवरेज एज है, 2050 में ये हो जाएगा 41 ईयर्स। यूके इस वक्त है 40 साल एवरेज एज, और यूके की एवरेज एज बहुत तेजी से 25 साल में बढ़ेगी, ये पहुंच जाएगा 53 ईयर्स। इसी तरह आपका फ्रांस है 43 ईयर्स में पहुंच जाएगा, जर्मनी 47 ईयर्स में पहुंच जाएगा, और इटली 58-59 ईयर्स की एवरेज एज हो जाएगी। अब एक जो वर्ल्ड है बूढ़ा होता जा रहा है, इस वक्त 110 करोड़ लोग 60 साल से ऊपर हैं, और 2050 में ये 210 करोड़ हो जाएंगे। इंडिया में इस वक्त 15 करोड़ लोग बूढ़े हैं, 2050 में 35 करोड़ लोग बूढ़े हो जाएंगे। अब सब सहारन और जो इस्लामिक कंट्रीज है उनका टोटल फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, और इनकी आबादी 2050 तक डबल हो जाएगी। इवन नाइजर एक छोटा सा कंट्री है, उसका जो टोटल फर्टिलिटी रेट है 6.7, मतलब 7 बच्चे एक औरत के हिस्से में आ रहे हैं। और नाइजीरिया आज से 75 साल के बाद 2100 में नाइजीरिया नंबर 2 का कंट्री होगा। 76 करोड़ प्रोजेक्टेड फिगर है यूएन पॉपुलेशन फंड की कि 76 करोड़ आबादी नाइजीरिया की हो जाएगी। अब इंडिया है, यूएसए है, आपका इंग्लैंड है, यूरोप है, इनका फर्टिलिटी रेट बहुत तेजी से कम हो रहा है। अब मैं हिमाचल का लूँगा, अभी रिसेंट डाटा रिलीज हुआ, हिमाचल का टोटल फर्टिलिटी रेट 1.5 रह गया, अमीर कंट्रीज की तरह टोटल फर्टिलिटी रेट। इसका मतलब 30-40 साल के बाद यहाँ भी मैन पावर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होने जा रही है। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब 2 कपल, हस्बैंड वाइफ 4 व्यक्ति, और आज कितने रहे हैं 3। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड की मैं बात करता हूँ, इस वक्त हमारा यंग कंट्री है, और 2070 तक हम यंग कंट्री बने रहेंगे, क्योंकि 2050 में भी हमारा जो एवरेज एज होगी वो 38 होगी, अमेरिका की तरह या चाइना से के बराबर। तो 2070 तक हम यंग बने रहेंगे। उसके बाद डिपेंड करता है फर्टिलिटी रेट पर कि फ्यूचर में अगर फर्टिलिटी रेट और डिक्लाइन करता है, इस वक्त भी रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे 1.98 है, तो देश को समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। अब बात आती है कि इस वक्त इंडिया यंग है, तो इसका फायदा क्या उठाया जाए। हमारी जो यंग पॉपुलेशन है, अगर इसको हम टैलेंट दें, ट्रेंड करें, स्किल्ड मैन पावर बनाएं, तो इंडिया बहुत ज़्यादा तेजी से तरक्की करेगा और 2050 तक नंबर 1 का सुपर पावर भी बन सकता है। क्योंकि एक फर्टिलिटी एक मीन्स की जो पॉपुलेशन है जो नई आएगी, और उनकी एजुकेशन ट्रेनिंग। जैसे पिछले बजट में पीएम श्री स्कूल 14,500 खोलने की घोषणा हुई थी, उन पर काम चल रहा है। तो देश को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए 2030 तक कम से कम 1 लाख पीएम श्री स्कूल्स और खोलने पड़ेंगे। और जो आईआईटी, आईआईएम है, आईआईआईटी है, एम्स हैं, इनकी संख्या भी डबल करनी पड़ेगी। इवन एम्स की संख्या तो 2050 तक कम से कम 100 एम्स चाहिए, क्योंकि 2050 तक हमारी आबादी जो बुजुर्गों की आबादी है 60 साल से ऊपर, वो 35 करोड़ हो जाएगी। अब यंग पॉपुलेशन, इसी तरह एनआईटी है, इसे भी संख्या डबल करनी चाहिए। अब जो हमारी यंग पॉपुलेशन है, इसे अगर हम पूरी तरह स्किल्ड कर देते हैं, टैलेंट दे देते हैं, डॉक्टर इंजीनियर्स करते हैं, प्रोफेशनल्स, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स बनाते हैं, और डट कर पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं, तो इंडिया फ्यूचर में सुपर पावर बन सकता है। ऑल ओवर वर्ल्ड मैन पावर सप्लाई कर सकता है। जैसे फॉरेन रेमिटेंस इस बार $135 बिलियन आया, उस ढंग की हम ह्यूमन कैपिटल का भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि सारे संसार को ह्यूमन कैपिटल की ज़रूरत होगी। आज के इस जो वीडियो है उसमें इतना ही। आपसे अनुरोध है कि मेरा चैनल देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।